Good evening. Today we will be covering The Hindu for 27th October. So let's begin. Today we have few relevant newses. So let's hope to finish the newspaper as early as possible. So first news is a small news, not directly relevant, but can be used in ethics, case studies, or IR related facts. Okay, so it is about 8 Navy officers getting death penalty in Qatar. So Indian Navy officers are given death penalty on charges of espionage. Espionage is about spying. स्पाइंग है यानी कि खुफिया इंफॉर्मेशन को इधर से उधर लेके जाने के जुर्म में उनको डेथ पेनल्टी दिया गया है। अब इसमें इंडिया एज अ नेशन अपने सिटीजन्स के लिए क्या कर सकता है उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो वी हैव फ्यू ऑप्शंस हियर, जिसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट आर इंडियाज ऑप्शंस नाउ। ओके, सो पहला है परस्यूइंग लीगल अपील्स इन द केस। परस्यू लीगल अपील्स इन द केस। लीगल अपील्स इन द केस मतलब जैसे एक कोर्ट ने दिया कतर के, तो वहाँ के हायर कोर्ट, जो भी उनके हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स हैं, उनके पास इसकी अपील करना कि आप फिर से मैटर को देखिए। Second is about resolving the case diplomatically. Let's clear it off. It will be better visible. Yes. तो it is about resolving the केस डिप्लोमेटिकली, कि आप डिप्लोमेटिक रूट से एंगेज करो, वहाँ के कतर के जो भी आपके ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बात करो, डिप्लोमेटिकली रिलीज कराओ इन चीज़ों को। ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन होना चाहिए एट प्राइम मिनिस्टर लेवल टू रिक्वेस्ट अ पार्डन। ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पे आप कतर के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करो कि हमारे लोगों को छोड़ दो आप। फोर्थ क्या हो सकता है कि एक इंटरनेशनल कैंपेन चलाओ टू अपील फॉर क्लीमेंसी। क्लीमेंसी मतलब क्या होता है, रहम समझ लो। ठीक है, तो क्लीमेंसी इज अबाउट रहम। तो ये 4 चीजें हम कर सकते हैं। ओके, परस्यूइंग लीगल अपील्स इन द केस, डिसॉल्विंग द केस डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकल इंटरवेंशन एंड क्लीमेंसी के लिए अपील्स। तो ये डायरेक्टली काम नहीं आएंगे, बट मेंस की आंसर राइटिंग में, केस स्टडीज़ में, एथिक्स के केस स्टडीज़ में कभी कभी पूछ लेते हैं कि हमें इंटरनेशनल चीज़ें, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसमें हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए, वहाँ पे ये 4 पॉइंट्स हम डाल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड ये पंजाब का फार्म फायर्स एंड दिल्ली की एयर क्वालिटी वाला जो मुद्दा है वो फिर से वापस आया है। वी हैव बीन कवरिंग इट फॉर द पास्ट 2 days, लेट्स रिवाइज इट अगेन। सो हमने AQI के बारे में पढ़ा था। AQI के अंदर हमारे पास 6 गैसेस जो हमने कवर होती थी उनके बारे में हमने बात की थी। 6 गैसेस के बारे में क्या क्या थे, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, PM2.5 एंड PM10। ओके, तो ये 6 गैसेस थे। तो हमने यह बात किया। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि जो दिल्ली मतलब इन द कैपिटल मतलब न्यू दिल्ली के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो ख़राब हो रही है। क्यों ख़राब हो रही है उसके हम रीजंस के बारे में जब हम देखते हैं तो इसलिए ख़राब हो रही थी कि इसके रीजंस क्या हैं ये हम देख लेते हैं। तो जोग्राफिकल रीजन हमने एक पढ़ा था। जोग्राफिकल रीजंस क्या हो रहा है, हमने कहा ये मान लो हमारा दिल्ली है। ओके, हमने कहा कि दिस इज़ आवर दिल्ली, दिस इज़ आवर दिल्ली। तो यहाँ पर क्या है कि अब जनरली जब हवा चल रही होती है, अगर यहाँ पे पोल्यूटेंट्स हैं, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स इकट्ठा हो गए हैं, हवा चलेगी तो इन पोल्यूटेंट्स को, हवा चलेगी तो इन पोल्यूटेंट्स को आगे ले जाएगी। ठीक है, ये पोल्यूटेंट्स यहाँ पहुँच जाएंगे, आगे चले जाएंगे, दिल्ली के ऊपर से हट जाएंगे। बट अभी करंट कंडीशंस क्या हो रही हैं कि ये जो हवा है, ये हवा जो है वो नहीं चल रही है। एज अ रिजल्ट जो पोल्यूटेंट्स हैं दिल्ली के ऊपर वो यहीं कंसंट्रेट हो जा रहे हैं, यहीं कंसंट्रेट हो रहे हैं एंड कॉजिंग इंक्रीज इन AQI। ओके, सो we have currently poor winds in Delhi. Okay, the pollutants getting concentrated in the atmosphere. Okay, then गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लेके आया दिल्ली में, तो हमने बात किया था GRAP के बारे में, दैट इज अबाउट ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में, जहाँ पे
ऑटोमेटिक मेजर्स आ जाते हैं बेस्ड अपॉन द एयर क्वालिटी। ठीक है, तो अभी हमारे पास ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के हम स्टेज 2 पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे हमने क्या बोला है कि मेट्रो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया गया है कि अगर मेट्रो ट्रेन पहले 7 मिनट में आती थी तो अब 5 मिनट में दूसरी ट्रेन आ जाती है, अगर 5 मिनट में दूसरी ट्रेन आती है तो अब 2 मिनट में आ जाती है। एंड सेकंड, प्राइवेट बसेस को भी हम अपने गवर्नमेंट बसेस के अंदर लेके आ गए हैं सो दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट हो, लोग अपनी गाड़ियाँ कम चलाएं, जिससे कि व्हीकुलर एमिशंस है, जो व्हीकल्स का एमिशन है वो कम हो जाए। फर्स्ट सेकंड चीज़ इन्होंने क्या किया है, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन है, यहाँ पर लोगों को मोटिवेट करें कि आप अगर रेड लाइट पे खड़े हो, ये यहाँ पे भी लिखा है कि अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो तो अपनी गाड़ी की जो लाइट्स हैं उसको ऑफ कर दो। ठीक है, थर्ड इज अबाउट, हमने कल पढ़ा था यूजिंग डस्ट सप्रेसेंट्स। डस्ट सप्रेसेंट्स कैल्शियम मैग्नीशियम के कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम वाटर के साथ मिला के बंजर ज़मीन जो है, बंजर लैंड है, उसके ऊपर डाल देते हैं ताकि धूल कम उड़ती है। ठीक है, धूल कम उड़ती है। ओके, दीज आर द 3 मेजर्स दैट आर बीइंग डन। ओके, अच्छा हम ये देख रहे थे, हमने यहाँ पे ये बात किया था कि पंजाब में जो फार्म फायर्स हैं, पंजाब की जो पराली बर्निंग है, स्टबल बर्निंग है, वो काफ़ी कम हो गई है। तो ऐसा क्यों है उसके बारे में हम बात करेंगे। पंजाब के फार्म फायर्स कम हुए हैं, इसका रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट ने अवेयरनेस बहुत फैलाई है कि स्टबल बर्निंग नहीं करनी चाहिए, क्या नुकसान हो रहा है। सेकंड क्या हो रहा है कि बायोमास हैंडलिंग यूनिट्स है, मतलब क्या है कि लोगों को इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि आप अपनी पराली लेके आओ, हमारे पास बेच दो, हम आपको पैसा देंगे। तो बायोमास हैंडलिंग यूनिट्स, उस पराली से आप क्या कर सकते हो, वो सब चीज़ों की यूनिट्स बना दिए। थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रिक क्लिन्स। ब्रिक क्लिन्स क्या हो जाएंगे, जो ईंटे का भट्टा होता है, ईंटे के भट्टा को मैंडेट कर दिया गया है कि आप स्टबल, आप पराली को अपने फ्यूअल में यूज़ करोगे। ठीक है, तो आप कोयला यूज़ करो जलाने के लिए, उसकी जगह आप पराली को यूज़ करो ताकि जो पोल्यूशन, टोटल पोल्यूशन है कोयला प्लस पराली का, वो थोड़ा कम हो जाए। ओके, एंड बट इसका एक रीज़न ये भी कहा जाता है कि ये पंजाब की फार्म फायर्स कम क्यों हुई है, उसका एक रीज़न ये भी है कि हार्वेस्टिंग में डिले हुआ है। इस समय हम देख रहे हैं कि बारिश बहुत सारा हो रही है, बारिश बहुत ज़्यादा कई कई रीजन्स ऑफ इंडिया में हो रही है, इसकी वजह से हार्वेस्टिंग, जो धान की फसल की कटाई है, वो लेट हो गई है, इसलिए इस समय शायद वो पराली नहीं जल रही है। तो हो सकता है शायद अभी जो पराली जलने की वजह से फार्म फायर्स कम हुई हैं, आगे आने वाले समय में अर्ली नवंबर में आते आते ये जब हार्वेस्टिंग हो तो शायद ये बढ़ जाए। दैट विल बी अ थिंग टू वॉच इन द फ्यूचर। ओके, तो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द AQI एंड फार्म फायर्स के से रिलेटेड जो भी न्यूज़ थी। लेट्स मूव। ओके, तो यहाँ पर एक आया है, यहाँ पे एक टर्म आया है, यहाँ न्यूज़ क्या है वो रेलिवेंट कम है, बट यहाँ पे एक टर्म आया है रिट के बारे में, रिट ऑफ को वारंटो, रिट ऑफ को वारंटो इन दिस केस। ठीक है, तो हम रिट्स के बारे में बात करते हैं कि रिट्स क्या होते हैं। तो रिट्स के बारे में है, रिट्स हमारे को आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, फंडामेंटल राइट है हमारा ये। ठीक है, यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 रिलेट्स विद द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स टू एनी पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड अथॉरिटी, उसमें आप दे सकते हो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 एक्चुअली। ओके, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जो भी कुछ डायरेक्शंस इशू करता है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, रिट्स में आता है। हमारे पास 5 टाइप की रिट्स होती हैं। पहली है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस मतलब कि किसी ने आपको कस्टडी में ले रखा है, या मतलब आपको पुलिस कस्टडी में लिया गया या कहीं से उठा लिया गया, तो वहाँ पे पूछने के लिए कि जो कस्टडी है वो लॉफुल है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ हेबियस कॉर्पस लगाते हैं। सेकंड हमारे पास है मेंडमस। मेंडमस में हमारे पास क्या, समझो, मेंड मतलब कमांड, कमांड, मेंडामस कमांड, तो यहाँ पे कमांड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो कोर्ट होता है वो कमांड करता है गवर्नमेंट अथॉरिटी को कि आप अपना काम करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने मे भी कोई एप्लीकेशन डाली गवर्नमेंट ऑफिस में और वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो उसमें आप मेंडामस शायद लग सकती है कि आप गवर्नमेंट अथॉरिटी को कमांड कर रहे हो कि आपको जो काम बोला गया है आप करिए। ठीक है, थर्ड हमारे पास है प्रोहिबिटिव। प्रोहिबिटिव में क्या होता है, एक हायर कोर्ट जो होता है वो लोअर कोर्ट को देता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देम फ्रॉम हैंडलिंग अ केस। ठीक है, कोई केस वो हैंडल कर रहे हैं, उसको मना करना कि नहीं, तुम नहीं हैंडल करोगे, मे बी तुम्हारे पास एक्सपर्टीज नहीं या फिर तुम्हारे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसलिए आप हैंडल नहीं करोगे, तब हम लगाते हैं प्रोहिबिटिव रिट।
फोर्थ हमारे पास आती है सर्शियोरेरी। सर्शियोरेरी मतलब क्या है, सर्टिफाई करना, ठीक है, सर्टिफिकेशन के बारे में होता है। यहाँ पे सर्टिफाई में होता है जैसे जो प्रोहिबिटिव होता है उसमें हम मना कर देते हैं एक लोअर कोर्ट को काम करने से। यहाँ पर क्या होता है कि लोअर कोर्ट ऑलरेडी काम कर चुका होता है, लेकिन हायर कोर्ट ये सर्टिफाई करता है कि इन्होंने जो भी काम किया है वो इनवैलिड है। आप अब इस केस में आगे क्या होना है वो हम बताएंगे, हायर कोर्ट बताएगा। जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट जो हो जाएगा यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा सर्शियोरेरी में। फिफ्थ आती है हमारे पास को वारंटो, जिसका यहाँ पे जिक्र भी किया गया। को वारंटो क्या कहता है कि क्या अथॉरिटी है, मतलब को वारंटो की बाय विच अथॉरिटी यू आर हेयर। तो अगर कोई पर्सन अपॉइंट हुआ है किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे, किसी पब्लिक ऑफिस में, तो हम को वारंटो की रिट लगा के ये पूछ सकते हैं कि भाई तुम किस हैसियत से आए हो यहाँ पे, या क्या आप क्वालिफिकेशंस मीट करके आए हो, या किस क्राइटेरिया पे आप इस ऑफिस में अपॉइंट हुए। दैट इज अबाउट द रिट ऑफ को वारंटो। ओके, so we have covered the 5 writs that is enforced by the Supreme Court under Article 32 of the Constitution, एक फंडामेंटल राइट है। ओके, चलिए फोर्थ टॉपिक हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एक न्यूज़ आई है कि बिहार एजुकेशन बोर्ड जो है, बिहार एजुकेशन बोर्ड ने क्या किया है, बिहार एजुकेशन बोर्ड ने उन बच्चों को और अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख ऐसे बच्चों का नाम अपने गवर्नमेंट स्कूल से काट दिया है जो लोग बहुत टाइम से एब्सेंट थे स्कूल से, ठीक है। 20 लाख बच्चों का हुवर रिमेनिंग एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो बच्चों का नाम काटा गया है वैसे तो एब्सेंट थे अब, लेकिन अब ये लोग प्रोटेस्ट करने आ गए कि आपने हमारा क्यों नाम काट दिया। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो क्लास 10th में अपियर होने वाले थे, बोर्ड एग्जाम्स में अपियर होने वाले थे। तो ये इशू, अब इसके अगर हम बात करेंगे कि बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चों का क्या कहना है, तो बच्चे कहते हैं कि हम इसलिए नहीं आते क्योंकि आपकी जो स्कूल बिल्डिंग है उसके पास इनफ स्पेस ही नहीं है, इनफ स्पेस ही नहीं है अटेंड द क्लासेस के लिए, ठीक है। आपकी बिल्डिंग्स में स्पेस नहीं है, आपकी बिल्डिंग में बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसको अगर हम कैसे यूज़ करेंगे, वेन एवर यू आर राइटिंग अबाउट इशूज़ फेस्ड बाय द प्राइमरी एजुकेशन है, या फिर हमारे पास कि अगर हम बात करते हैं एसर की रिपोर्ट जो प्रथम एनजीओ निकालता है, एसर की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे पास 98% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जीईआर बोलते हैं उसको, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जीईआर है इन प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, इन प्राइमरी एजुकेशन। फिर भी अटेंडेंस इतनी कम क्यों है कि बच्चे एनरोल तो कर रहे हैं पर आ क्यों नहीं रहे हैं। तो उसका एक रीज़न हम क्या डालेंगे कि आपके स्कूल बिल्डिंग में फैसिलिटीज़ नहीं है, स्पेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इफ़ ऑल स्टूडेंट्स स्टार्ट कमिंग टू द स्कूल्स मोस्ट ऑफ देम विल हैव टू सिट आउटसाइड। क्यों, क्योंकि इनरोलमेंट जितने हैं उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या हो रही है कि टीचर्स ही नहीं, वेयर आर द टीचर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स इन स्कूल, टीचर्स की वैकेंसी इतनी ज़्यादा है। तो ये इश्यूज हैं आपके स्कूल्स में, ठीक है। अच्छा, इस जो चीज़ बिहार एजुकेशन ने किया वो एक, अगर आप ऑन द फेस ऑफ इट देखोगे तो अच्छी चीज़ है, ताकि स्ट्रिक्टनेस करोगे तभी चीज़ें सही होंगी, ठीक है। पर एक और इशू क्या है, जिन बच्चों के नाम काटे गए उनको बताया ही नहीं गया था कि आपके नाम काटे जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा इशू है कि आप एटलीस्ट एक वार्निंग देते तो फिर करते। ओके, यहाँ पे जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल से पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला गया कि वो लोग ड्रास्टिक मेजर्स कर रहे हैं, जैसे कि एक्सपल्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु रिमेन एब्सेंट है, ठीक है। जो लोग बच्चे एब्सेंट रह रहे हैं बहुत टाइम से उनको निकालना है, फर्स्ट। सेकेंड चीज़ उन्होंने क्या, ट्रैकिंग द स्टूडेंट्स जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाइक कोटा में पढ़ रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल हो रखे हैं। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देती है यूनिफॉर्म और टेक्स्ट बुक के लिए, ठीक है, बिकॉज इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ डीबीटी फॉर टेक्स्ट बुक एंड यूनिफॉर्म्स। तो यहाँ पे देखा गया कि बच्चे जो हैं, बच्चे पढ़ तो प्राइवेट ट्यूशंस में रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में रहे, फिर भी गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल है ताकि उनको जो ये फैसिलिटीज़ है वो मिल जाए। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर 10% ऑफ द बच्चे भी अगर हम कहते हैं कि एब्सेंट रहते हैं, या फिर बोगस बेनिफिशरीज हैं कि आपके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ नहीं रहे फिर भी एनरोल्ड हैं, तो तब अगर आप उनको हटा दोगे, उनके नाम काट दोगे, तो आप 300 करोड़ रुपए बचा लोगे, 300 करोड़ रुपए आप बचा लोगे, जिनको आप कोई किसी और अच्छे डेवलपमेंट या वेलफेयर स्कीम में डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब दिस कैन बी अ मेजर ऑल्सो कि हम क्या कर सकते हैं कि जो एब्सेंटी स्टूडेंट्स हैं उनके नाम काट देते हैं, और हम नाम काटेंगे। और क्यों काट सकते हैं, क्यों, मतलब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डीबीटी के बेनिफिट लेने के लिए एनरोल्ड हैं, एक्चुअली में वो पढ़ने नहीं आते, इससे बहुत सारा पैसा बचेगा, ये एक मेजर भी हो सकता है। और यहाँ से हमने इश्यूज भी निकाले कि गवर्नमेंट के जो स्कूल है, गवर्नमेंट की प्राइमरी एजुकेशन है, इतना हाई आपके पास 98% का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, फिर अटेंडेंस क्यों लो है, उसका भी रीज़न हमने देख लिया कि आपके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है, आपके पास बिल्डिंग ही नहीं है। सारे बच्चे अगर आ जाएंगे तो आप कहाँ बिठाओगे, बाहर बिठाओगे क्या, और हमारे पास टीचर्स भी हैं। तो ये हमने 3-4 पॉइंट्स निकाला है अलग अलग।
मूविंग अहेड, देख लो इस इधर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, क्यों? क्योंकि स्टेट से रिलेटेड है, 3-4 स्टेट्स में इलेक्शन है उनसे रिलेटेड है, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे भी हम बात कर रहे थे गगनयान के बारे में। तो गगनयान के बारे में अगर हमें बेसिक्स कुछ कवर करना है तो लेट्स कवर फटाफट से गगनयान के बेसिक्स। ओके, लेट्स मूव। तो गगनयान इंडिया फर्स्ट मैन्ड मिशन, ठीक है। मैन्ड मिशन मतलब पहली बार किसी आदमी को स्पेस में इंडिया की तरफ से भेजा जाएगा, ठीक है। इसमें 3 स्टेजेस होंगे, ठीक है। पहला वाले में, पहले स्टेज में सिर्फ और सिर्फ स्पेसक्राफ्ट के साथ हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, कैसे जाएगा स्पेसक्राफ्ट। सेकेंड में हम एक ह्यूमनॉइड रोबोट भेजेंगे। ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब क्या? ऐसा रोबोट जो इंसानों जैसे दिखता है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है व्योममित्रा, ठीक है। व्योममित्रा नाम का एक रोबोट भेजेंगे, जो रोबोट यहाँ पर ह्यूमन लिविंग को टेस्ट करेगा इन दी स्पेसक्राफ्ट, ठीक है। इन स्पेसक्राफ्ट की जो हम बाद में जो ह्यूमंस को भेज रहे हैं उस स्पेसक्राफ्ट में, उनको क्या इश्यूज आएंगे, क्या एक्सपीरियंस करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हम व्योमित्रा से डेटा कलेक्ट करेंगे। एंड फाइनल स्टेज में हम क्या भेजेंगे? 3 क्रू मेंबर्स को भेजेंगे टू लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, टू लो अर्थ ऑर्बिट। दैट इज वॉट हमारा गगनयान का प्लान है। ओके, तो ये हमारे पास 3 स्टेज का मिशन हो जाएगा। इसके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स हो जाएंगे, जैसे कि हमारे पास है क्रू एस्केप मॉड्यूल, जो अभी हमने कुछ रिसेंट दिनों में पिछले हफ्ते कर लिया है, सक्सेसफुल रहा है ये वाला। अब हम और क्या करने जाएंगे? तो क्रू एस्केप मॉड्यूल में बेसिकली बात यह है कि रॉकेट आपने लॉन्च कर दिया, ठीक है, लॉन्च कर दिया, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अगर एटमॉस्फेयर पार करने से पहले ही हमें लगा कि कुछ गड़बड़ आ गई है, रॉकेट में कुछ गड़बड़ी आ गई है, ठीक है। रॉकेट यहाँ पे हम समझ लो, यहाँ पे इस मॉड्यूल में हमारा क्रू बैठा हुआ है, ये रॉकेट है, और रॉकेट में अगर कुछ गड़बड़ी आ गई है तो हम यहाँ से कमांड भेजेंगे ताकि ये रॉकेट उड़ता चला जाए, लेकिन जो हमारा ये क्रू मॉड्यूल है ये आके ओशन में गिर जाए, ठीक है, ये ओशन में गिर जाए, ताकि मतलब क्रू जो है वो एस्केप कर जाए। ये तो हमने करा था सक्सेसफुली, ये बे ऑफ बंगाल में गिरा था, और फिर हम इनको जल्दी से ट्रैक करके इनको रेस्क्यू करा लें, मतलब ओशन में थोड़ी ना पड़े रहेंगे, वहाँ से निकालना भी है। तो वो पूरा प्रोसेस था, वो क्रू एस्केप मॉडल में था, ठीक है। अब हम और नए जो सेकेंड टेस्ट के एक्सपेरिमेंट्स करें, उसमें हमारे पास एक पैड अबॉर्ट टेस्ट है। वही पैड अबॉर्ट टेस्ट भी वही हो जाएगा कि कहीं पे अगर ऐसा लगा कि मिशन फेल हो रहा है, तो मिशन को अबॉर्ट करना है, ख़त्म करना है, तो हम कैसे करेंगे, क्या कम्युनिकेशन सिस्टम्स रहेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात होती है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं क्या क्या है। तो हमने देख लिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट के ऊपर से हमें गिराना है, तो कैसे होगा? इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट के बारे में बात हो जाएगी। पैड अबॉर्ट टेस्ट है वो हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने व्योमित्रा के बारे में बात कर लिया था, ठीक है। दैट इज अ एस्ट्रोनॉट डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय इसरो है, और that is a reduced version of the life support system, ठीक है, for the crew। तो जो व्योमित्रा ये टेस्ट करेगा कि जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम उस रॉकेट में है वो कितना सही है, क्या क्या उसमें इश्यूज हैं, क्या क्या उसमें दिक्कतें हैं, या क्या क्या चीज़ें सही करनी है, वो सब बात करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गगनयान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2024 के प्रीलिम्स के लिए, तो वी नीड टू प्रिपेयर इट वेल। यहाँ पूरे एडवर्टीजमेंट्स हैं इस पेज पे, ये भी नहीं करना है। स्टोरी किसी एथलीट की शेयर की गई है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ये 12वीं फेल करके एक मूवी आई है, उसके बेसिस पे कुछ कुछ दिया हुआ है। किसी को मूवी देखनी है, दे कैन ऑब्वियसली वॉच, बट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पर भी वही इजराइल गाजा वॉर के बारे में है, नो नीड टू कवर इट ऑन अ डेली बेसिस। यहाँ पर बात हुई है मणिपुर नीड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर संवाद, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मणिपुर सेंट्रिक बात की हुई है, बट लेट्स सी व्हाट द क्रक्स ऑफ दिस थिंग इज सेइंग। तो ये कहते हैं कि कोई भी इशू हो रहा है, ठीक है, इशू हो रहा है, 2 साइड्स के बारे में होगा, 2 साइड आपस में लड़ेंगे, साइड ए एंड साइड बी, ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं।
दे आर फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर, कि मैं सही हूँ तुम सही हो मैं सही हूँ सेम, इसमें आपकी बहुत सारी वायलेंस हो रही है, एक दूसरे को मार रहे हो, ह्यूमैनिटेरियन अब्यूज हो रही है। तो ये कहते हैं कि इसका कुछ भी सोल्यूशन है, ऐसी चीज़ों का, ऐसे इश्यूज का कुछ भी सोल्यूशन है, सोल्यूशन लाइज इन द मैटर, इन द फैक्ट कि आप आइए, आप दोनों साइड्स, बोथ साइड्स कम टुगेदर, कम एंड हैव डिस्कशन, ठीक है, डिस्कशन करो, अपनी बात रखो, मेरी बात सुनो, ठीक है। मोस्टली क्या होता है वॉर्स में कि आपको लगता है कि व्हाट यू आर सेइंग इज राइट एंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग इज रॉन्ग। सो हमें क्या करना है, अपनी बात तो कहनी ही है बट दूसरे की बात भी समझनी है, एंड फिर हमें नेगोशिएट करना है। नेगोशिएट मतलब क्या है कि दोनों की बात को सुन के समझ के फिर एक कंक्लूजन पे आने की बात हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लास्ट से ही शुरू करेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि डायलॉग इज डज नॉट मीन पॉलिटिकल अग्रीमेंट। डायलॉग कर रहे हो उसका मतलब यहाँ पे अग्रीमेंट नहीं है। अगर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर, दैट डज नॉट मीन कि मैं आप जो भी कह रहे हैं वो सही है और आप जो भी कह रहे हैं मैं उससे अग्री कर रही हूँ, नहीं। इट इज अबाउट कि जो आप कह रहे हो मैं आपकी बात सुन रही हूँ, बट ऑल्सो इट इज अबाउट क्रॉस चेकिंग कि आप जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज वो कहते हैं नेगोशिएटेड ट्रूथ। नेगोशिएटेड मतलब क्या है, नेगोशिएटेड ट्रूथ मतलब क्या है कि एक दूसरे की बात को मानने के बाद जो ट्रूथ निकल के आता है, ठीक है। इट इज पॉसिबल व्हेन कंटेस्टिंग पार्टीज, कंटेस्टिंग पार्टी मतलब कि जो दो अलग अलग अपोजिट साइड है, जो साइड्स लड़ रही हैं, व्हेन दे आर रिकॉग्नाइजिंग एमिएबिलिटी इन आर्ग्यूमेंट्स, की एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस को वो समझ रहे हैं, एंड शो एन ओपननेस टू आउटकम, ठीक है। तो जब आप एक ट्रुथ पे, नेगोशिएशन पे तभी आ सकते हो जब दोनों साइड एक दूसरे की बातें सुने एंड वो खुद चाह रहे हैं, वो दोनों साइड खुद ही चाह रहे हैं कि हाँ भाई कोई सुलह हो, कोई आउटकम निकले। जैसे अगर हम बात करें, रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है इस समय, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर 2 साल होने जा रहे हैं इसको कंप्लीट होने में, बट दोनों साइड्स की तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं दिख रहा है, दोनों साइड्स की तरफ से कोई भी पहल नहीं दिख रही है कि ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो जाए। बोथ ऑफ द साइड्स आर जस्ट स्ट्रेचिंग द वॉर। तो वो नहीं है, ट्रुथ तभी होगा व्हेन बोथ साइड्स शो एन ओपननेस टू द आउटकम, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है, इंडिया की जो कल्चर है, हिस्ट्री है, उसमें हमेशा हमने देखा है कि हम ओपननेस विद ट्रूथ है, हम चाहते हैं कि सच सामने आए। जैसे हम दरबार होते थे और ये सब होते थे, इसमें होता क्या था कि हम ट्रूथ को ही ढूंढ रहे होते थे, ठीक है। और यहाँ पे जब हम ओपननेस विद ट्रूथ है, हम डायलॉग करते एक दूसरे की बातें समझते हैं, तो रिजल्ट जो होता है इट इज पीसफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। पीसफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, एंड इट इज एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड इट इज अबाउट लेटिंग योर ओन ट्रूथ टू बी ओपन टू स्क्रूटनी बाय द अदर पार्टी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमें क्या इस पूरे उससे हम क्या चीजें सीख सकते हैं, तो इट इज अबाउट कि द टॉपिक इज अबाउट कि कोई भी वॉर है, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मणिपुर वॉर। तो मणिपुर हो गया, ठीक है, रशिया यूक्रेन हो गया, अफगानिस्तान का जो तालिबान क्राइसिस है, ठीक है, जो भी है, ठीक है, एनी एक्स वाई जेड, इवन फॉर दैट मैटर खालिस्तान भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, मतलब ये हमारे आंसर्स के वे फॉरवर्ड्स में, कंक्लूजन्स में जा सकता है कि बाकी बातें ठीक है, मिलिट्री वगैरह सब ठीक है, बट इन द एंड व्हाट यू नीड इज डायलॉग, यू नीड इज डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द कंसर्न्स ऑफ बोथ साइड्स, and then coming on coming on एन आउटकम। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, तो यहाँ पे इंडिया का रोल बहुत हाईलाइट किया जा रहा था कि इंडिया कैन बी अ पीस मेकर, कैन बी अ पीस मेकर। क्यों? क्योंकि इंडिया ने कहा था कि यहाँ पर आप क्या बनाओ, यहाँ पर आप टॉक्स को होल्ड करो, अग्रीमेंट्स को होल्ड करो, ताकि जो पीस है वो दोनों के फेवर में हो, सो दैट कि जब सुलह होने के बाद कोई चांसेस ना रह जाए कि आप फिर से लड़ना शुरू कर दो। जब हम बात करके निकालते हैं कोई आउटकम, तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, दोनों के जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होते हैं, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ होती है। एज अ रिजल्ट ये सेम इशू के ऊपर दोबारा लड़ाई होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। ओके, let's move forward.
सो यहाँ पे अभी बिहार का कास्ट सर्वे आया था, उसी के बारे में, तमिलनाडु के बारे में बता रहे हैं। तो तमिलनाडु में कास्ट की क्या सिचुएशन है, इतना बड़ा आर्टिकल पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें जो निकल के आती हैं बेसिक सी, आई कैन जस्ट समराइज दैम। बाकी आप ये वाला जो जिस्ट वाला पोर्शन है उसको भी पढ़ सकते हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल। तो हुआ क्या था, तमिलनाडु ने 1980s में एक कमीशन बनाया था, बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है, सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था 1982 में तमिलनाडु में, जहाँ पे ये बोला गया था कि जो ओबीसीज हैं, they are more than 50% of the more than 50% of population, ठीक है, जो OBCs हैं they are more than 50% of population of तमिलनाडु। as a result जो OBC रिजर्वेशन है उसको इंक्रीज किया गया फ्रॉम 31% टू 50%, ठीक है। अब हुआ क्या, एज अ रिजल्ट हुआ क्या कि ओबीसी वालों को 50% मिला, फिर कुछ रिजर्वेशन एससीज को मिला, कुछ एसटीज को मिला, ऐसे 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 करते करते टोटल रिजर्वेशन पूरी स्टेट में कितना हो गया, 69% ऑफ द, ओके सॉरी, ठीक है। तो टोटल रिजर्वेशन इन द स्टेट जो है दैट जम्प टू 69%, ठीक है। अब 1992 में मंडल केस करके आया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड 50%, मतलब कि जो भी आप रिजर्वेशन दे रहे हो आप 50% से ज़्यादा सीट्स को रिजर्व नहीं कर सकते हो। बट तमिलनाडु में कितना दे रखे थे वो लोग तमिलनाडु में 69% दे रहे। एज अ रिजल्ट तमिलनाडु ने क्या किया, अपने जो रिजर्वेशन का जो एक्ट था उसको शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। क्यों, शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लॉज अंडर इट कैन नॉट बी challenged as violative of fundamental rights, ठीक है, as violative of fundamental rights। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं और तमिलनाडु के पास 69% रिजर्वेशन था, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से 69% रिजर्वेशन इनवैलिड हो जाना चाहिए था। इस चीज से बचने के लिए तमिलनाडु ने शेड्यूल 9 में अपना रिजर्वेशन की चीज को डाल दिया। तो बस ये पॉइंट है। तो इन्होंने भी यही बोला कि इन्होंने 1980s में एक सर्वे किया जहां पे पता चला कि ओबीसी मोर देन 50% है, एज अ रिजल्ट इनका जो रिजर्वेशन है वो बढ़ा दिया गया। तो बेसिकली यही दिखा रहे हैं कि कास्ट सेंसस जो हम करते हैं, कास्ट सर्वे करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वही सब के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नॉट वेरी रेलिवेंट बट बेसिक प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं कि तमिलनाडु में कितना है, 69% है और इसको बचने के लिए शेड्यूल 9 में रखा है। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है चाइना भूटान बाउंड्री टॉक्स, ठीक है, चाइना भूटान बाउंड्री टॉक्स, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं तो चाइना जो है ये 14 कंट्रीज के साथ बॉर्डर होल्ड करता है, 14 कंट्रीज के साथ बॉर्डर होल्ड करता है, जिसमें से भूटान भी एक है और इसके भूटान से बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। अगर हम मैप के बारे में बात करेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे हमारा भूटान लाई करता है, ठीक है, दिस इज अवर भूटान, और ऊपर हमारे पास चाइना है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। एक बॉर्डर डिस्प्यूट कहाँ है, ये डोकलाम प्लेट्यू में है, ठीक है। तो डोकलाम प्लेट्यू कहाँ पे हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डोकलाम प्लेट्यू इज एट अ ट्राई जंक्शन मतलब जहाँ पे 3 लोग मिल रहे हैं वहाँ के, एट अ ट्राई जंक्शन पे है ऑफ चाइना, ऑफ भूटान एंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इट इज एट अ ट्राई जंक्शन ऑफ चाइना, भूटान एंड इंडिया। तो ये डोकलाम इशू एक वन ऑफ द इशू है जहाँ पे चाइना और भूटान के बॉर्डर इश्यूज रहते हैं, ठीक। अब देखते हैं क्या चीजें हो रही हैं। तो हमने देखा कि रिसेंटली जो बॉर्डर टॉक्स हैं दोनों के बीच में, ये कितने साल बाद शुरू हुई है, ये 7 साल बाद शुरू हुई है, ठीक है, हेल्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 7 years, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मानी जाती है। ओके, तब यहाँ पे हम बात करते तो इन्होंने क्या इस भूटान की जो टॉक्स हुई, चाइना भूटान की टॉक्स हैं, इनके बारे में क्या हमने देखा। तो यहाँ पे इन्होंने 3 स्टेप रोड मैप लेके आया है, ठीक है, 3 स्टेप रोड मैप लेके आया है अपने चाइना भूटान में। तो ये आप भले ही शायद डायरेक्टली क्वेश्चन ना आए 3 स्टेप रोड मैप पे या व्हाट इज चाइना भूटान टॉक्स, बट वी कैन यूज दिस 3 स्टेप रोड मैप ऑन
कि हाउ टू रिजॉल्व बॉर्डर इश्यूज। ठीक है, तो हमारे चाइना के साथ बॉर्डर इश्यूज हैं, या फिर पाकिस्तान के साथ कुछ बॉर्डर इशू है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर इश्यूज है, तो बॉर्डर इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करना चाहिए कंट्रीज के बीच में, आईआर का क्वेश्चन हो सकता है। तो उसमें हम डालेंगे कि 3 स्टेप रोड मैप है। ठीक है, 3 स्टेप रोड मैप हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली चीज क्या हो जाएगी कि पहली बात तो अग्री करो बॉर्डर पे ऑन द टेबल, कि जैसे हमने एक मैप बनाया है तो पहली बात टेबल पे जो मैप है उस पर अग्री करो कि हाँ ठीक है चलो हम मान रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज कि साइट्स को विजिट करो, वहाँ पे साइट्स विजिट करो, फिर वहाँ पे जाके देखो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लो ऐसे इंडिया है और यहाँ पर ये, चलो इंडिया नहीं, ऐसे हम एक हाइपोथेटिकली इमेजिन करते हैं, नॉट मेक इट कॉन्ट्रोवर्शियल। सो यहाँ पे हम बात करें कि ऐसे ऐसे कोई कंट्री है और यहाँ पे हमने ऐसे एक बॉर्डर खींच दिया। ठीक है, ऐसे बॉर्डर खींच दिया और यहाँ पे ऐसे कुछ और है। ठीक, तो ये हमारे पास पहली बात क्या हो जाएगी कि स्टेप 1 है कि हमने मैप के ऊपर जो चीज़ बनी है उसको हमने एक्सेप्ट किया। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे जाके देखो, मान लो यहाँ पर एक यहाँ पर ऐसे कोई रिवर बह रही है, ऐसे बह रही है, तो इट वुड बी बेटर ना कि हम रिवर के अलॉन्ग डिमार्केशन करें। ठीक है, तो हम वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या कंडीशंस है वहाँ पे, क्या चीज़ें हैं, क्या जोग्राफिकल टेरेन है, उसके हिसाब से बाउंड्री को वो करो। तो ये सेकेंड स्टेप ये है कि वहाँ जाके आप देख रहे हैं, विजिटिंग द साइट्स ऑन द ग्राउंड, एंड देन थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, देन फॉर्मली डिमार्केटिंग द बाउंड्री। ठीक है, तो देन फाइनल डिमार्केशन करो कि अच्छा देखो अब ये चीज़ें हैं और दोनों साइड एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हमारे पास 3 स्टेप रोड मैप हुआ टू रिजॉल्व द बॉर्डर इश्यूज। ठीक है, इंडिया के लिए क्या इशू हो सकता है ये हम बात करेंगे कि व्हाट इज द इशू फॉर इंडिया, इंडिया इतना क्यों देख रही है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी जो ये वाली लाइन है, जो ये भूटान के जस्ट नीचे जो चीज पड़ रही है, इसको हम बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, क्या है ये, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस ये है कि जो मेन लैंड इंडिया है, ये जो पूरा मेन लैंड इंडिया है, इस मेन लैंड इंडिया को आप नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट कर रहे हो। अगर मैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हटा दूं तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है इंडिया से कट ऑफ हो जाएगा, इंडिया से अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ये पूरा इंडिया है और अगर मैंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के खिलाफ यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे चाइनीज ट्रूप्स लगा दिए, तो यहाँ पे पूरा नॉर्थ ईस्ट कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि 2017 के आसपास से 2017 के आसपास से हमारे पास डोकलाम में इशू हुआ था। तो यहाँ पे यही हो जाएगा कि हम, हमारे लिए बॉर्डर इशू क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हमें लग रहा है कि जो चाइना है, चाइना जो है वो भूटान से कह रहा है कि ऐसा करो, तुम हमें अपना जो तुम्हारे कंट्रोल में डोकलाम एरिया है, डोकलाम अंडर भूटानीज कंट्रोल है, वो तुम दे दो और हमारे कंट्रोल में जाकरलुंग और पासमलुंग करके जो एरियाज हैं वो तुम ले लो, मतलब स्वैप कर लो कि डोकलाम वाला रीजन तुम चाइना को दे दो, तुम चाइना को दे दो, और जो चाइना के पास जाकरलुंग और पासमलुंग करके एरिया, जाकरलुंग एंड पासरलुंग करके एरियाज है, वो आप भूटान ले लो। तो जिसकी वजह से होगा क्या कि जो चाइना है वो डोकलाम में आ जाएगा। ठीक है, वो डोकलाम में आएगा। अब जब डोकलाम में चाइना की प्रेजेंस आ गई तो इससे होगा क्या, वही जब हम बात कर रहे थे, कैन वेरी इजीली पुट द ट्रूप्स अलॉन्ग दिस लाइन, जो लाइन है यहाँ पे अपने ट्रूप्स को लगा देगा, चाइनीज ट्रूप्स को, एंड पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट को कट ऑफ कर ले जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट को कट ऑफ कर ले जाएगा वहां से। अब नॉर्मली हम सोचेंगे कि अरे ऐसे कैसे तुम कट ऑफ करके ले जा सकते हो, बट एक्चुअली में चाइना ने पहले भी ऐसे कर रखा है, चाइना के लिए बड़ी बात है भी नहीं। क्यों, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी सच थिंग्स किए हुए हैं पास्ट में। 1962 का जो वॉर हुआ था वो हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था 1962 का वॉर। फिर भी चाइना ने उस सिचुएशन का एडवांटेज उठाते हुए अक्साई चीन जो यहाँ पर पड़ता है, अक्साई चीन हड़प लिया हमारा। ठीक है, तो चाइना ने पहले ऐसा कर रखा है इंडिया के साथ, इसलिए इंडिया इज ज्यादा कंसर्न अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ चाइनीज प्रेजेंस इन दिस डोकलाम रीजन। ठीक है, इन दिस डोकलाम रीजन। ओके, तो ये एक कंसर्न है कि शायद ये जो बॉर्डर अग्रीमेंट हुआ है चाइना और भूटान के बीच में, इसमें कहीं आप डोकलाम को स्वैप ना कर लो टू गेट दिस जाकरलुंग एंड पासमलुंग एरियाज। ठीक है, सेकेंड हमने ये भी देखा कि एक पेंटागन जो है, यूएस की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है पेंटागन, वो कहती है कि चाइना ने डबल कर रखा है अपना कंट्रोल इन द डोकलाम प्लेट्यू। चाइना ऑलरेडी वहां पे अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी बना रहा है, नए रोड्स बना रहा है, नए विलेजेस बना रहा है, तो दिख रहा है कि चाइना हलचल कर रहा है उस रीजन में, तो इसलिए हमारे को और ज्यादा
चिंता वाली विषय बन जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो भूटान है, भूटान एक बहुत ही पीसफुल कंट्री के रूप में आता है, ठीक है, पीसफुल कंट्री है। तो भूटान चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बनाता है। डिप्लोमेटिक रिलेशन मतलब एम्बेसी खोलना, वहाँ पे अपने ऑफिसर्स को पोस्ट करना, वो सब चाइना के साथ भूटान नहीं करता है। अब ये चाइना कहता है कि जब आप हमारे साथ अग्रीमेंट करोगे, बॉर्डर अग्रीमेंट होगा, तो उस अग्रीमेंट के अंदर आप हमारे पास फुल डिप्लोमेटिक टाइज लेके आओ, फुल डिप्लोमेटिक टाइज, ठीक है, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेके आओ, सच एज ओपनिंग एन एम्बेसी एंड ऑल दैट। अब अगर आपके रिलेशंस वार्म होंगे, ठीक है, अगर आपके रिलेशंस अच्छे बनेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि चाइना भूटान में शायद नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, रोड रेलवेज बना सकता है, जैसे नेपाल में कर रहा है। तो वो डर और रहेगा कि चाइना हमारे बॉर्डर के और करीब आया जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा दूसरा डर है, ठीक। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा कि हाउएवर जब हमने भूटान से कंसल्ट किया कि आप क्या इस पे आपके व्यूज हैं, तो भूटान ने कहा कि इन भूटान के सारे डिसीजंस जो होंगे दैट वुड कंसीडर इंडियाज इंटरेस्ट है, कि इंडिया के क्या इंटरेस्ट है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है उन डिसीजन का, भूटान उनको हमेशा से कंसीडर करेगा। भूटान इंडिया बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे अलाइज हैं, तो भूटान अपने डिसीजंस का इम्पैक्ट जो इंडिया पे पड़ा है उसको अच्छे से कंसीडर करेगा। एंड ऐसे मामलों में भूटान ने हमेशा इंडिया के कंसर्न को कंसल्ट किया है, तो अभी भी करेगा। तो यहाँ पे भूटान ने एक अश्योरेंस दिलाया है कि डोंट वरी, हमारी वजह से आपको नुकसान नहीं होगा, हम आपके कंसर्न्स को भी अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है। दैट इज अ समथिंग जो हम IR में यूज कर सकते हैं, इस तरह की चीजें कि इंडिया भूटान के क्या रिलेशन है, वो ये पॉइंट दिखा रहा है हमारे को, ठीक है। एंड इंडिया भूटान के रिलेशंस के बारे में हम ये पॉइंट कंसीडर करेंगे कि चाइना और भूटान का जो अग्रीमेंट हो रहा है उससे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो पहला वो डोकलाम के पास आ जाओगे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला पॉइंट आएगा। सेकंड, हमने पेंटागन की रिपोर्ट दिखाती है कि ऑलरेडी आप डोकलाम के एरिया में बहुत ज़्यादा हलचल कर रहे हो। तीसरा, अगर आप एम्बेसी खोलोगे तो आप हमारे और क्लोज आ जाओगे, आप हमारे नेबर्स को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाओगे। इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। और एक चीज़ हमने ये भी सीखी कि कोई भी डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट को अगर रिजॉल्व करना तो हम ये 3 स्टेप रोड मैप को हम फॉलो कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, टेक्स्ट कंटेक्स्ट नॉट इम्पॉर्टेंट, टेलर स्विफ्ट से रिलेटेड है कुछ कुछ, ठीक है। यहाँ पे एक हमने देखा कि यहाँ पे टाइगर रीवाइल्डिंग प्रोजेक्ट, टाइगर रीवाइल्डिंग हम एक टर्म समझ लेते हैं। तो हुआ क्या था कि यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे पड़ेगा, हमारे को तमिलनाडु वाले रीजन में पड़ना चाहिए, ठीक है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे एक टाइगर का बच्चा मिला जो कि आइसोलेटेड था, ठीक है, आइसोलेटेड रीजन में मिला था। तो उसको ले उठाया गया, उसको हैबिटेशन सेंटर में डाल दिया गया, ठीक है। अब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो अब ये इसको वापस में वाइल्ड में इंट्रोड्यूस करने का प्रोजेक्ट चलाया गया, ताकि वो जंगल में जाके हंटिंग कर पाए और अपनी कैपेसिटीज को बिल्ड कर पाए। लेकिन अभी उसको हम धीरे धीरे मॉनिटर करें ताकि जो बड़े बड़े जानवर हैं, वुल्फ्स हो गए, फॉक्सेस हो गए, वो उसको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उसको धीरे धीरे कंट्रोल्ड कंडीशंस में हम रिलीज कर रहे हैं ताकि वो अपनी नेचुरल कैपेसिटीज को डेवलप कर पाए। सिंपल सा छोटा सा आर्टिकल। ये सारे पॉलिटिकल न्यूज। अगेन एक टर्म आया था यहाँ पे जो कि शायद प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, दैट इज चाणक्य डायलॉग। चाणक्य डायलॉग क्या है, ये आर्मी से रिलेटेड है, ठीक है, होस्टेड बाय द आर्मी है, आर्मी से रिलेटेड है। और आर्मी से रिलेटेड हो जाएगा तो वही हमारे पास डिफेंस एंड स्ट्रैटेजी, इस तरह के कीवर्ड्स इसमें हम डाल सकते हैं। क्या है, चाणक्य डायलॉग, ओके। ये फिर से असेंबली पोल्स, वही स्टेट इलेक्शन है, उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। फिर यहाँ पे एक पॉइंट आया है, यहाँ पे आया SC अलाउ सरोगेसी, ठीक है, सरोगेसी। सबसे पहले क्या न्यूज है वो हम बाद में देखेंगे, बट लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज सरोगेसी। ओके, तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मली जो प्रोसेस होता है उसमें हम बात करते हैं, क्या होता है कि मदर एंड फादर मेक अ बेबी। तो जो बेबी के जो जीन्स होते हैं, मदर और फादर के जो जीन्स हैं वो मिलके बेबी के जीन्स को डिटरमाइन करते हैं, ठीक। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा कि मिस्टर एक्स है, उनका जो स्पर्म है वो फादर के जीन्स को लेके आएगा, ठीक है, फादर्स का स्पर्म है, फादर के जीन्स लेके आएगा। मिसेस एक्स जो है वो मदर का एग है, वो मदर के जीन्स को कैरी करेगा और ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, ये हमारा एक फीटस बनेगा, ये एक एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। जाई मतलब वो वाला क्या होता है, जाइगोट एंड देन एक एम्ब्रियो, देन एक फीटस, ठीक है, वो सब होगा। और ये सारी प्रोसेस क्या हो जाएगी कि मदर के वूम में, मतलब मम्मी जिनका एग है, जिन मदर का एग है, उन्हीं के वूम में, उन्हीं के पेट में वो बच्चा स्टार्ट कर देगा ग्रो करना, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है कि फादर का स्पर्म आता है, मदर के एग से मीट होता है एंड मदर के वूम में ही बेबी स्टार्ट्स ग्रोइंग। सरोगेसी में क्या होता है, सरोगेसी में होता है
कि ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो ये दो स्पर्म और एग के जो यूनियन से जो एग बना, फर्टिलाइज्ड एग बना, ये फर्टिलाइज्ड एग को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है, बाहर निकाल लिया और किसी दूसरी महिला के वूम में इसको इम्प्लांट किया गया, ठीक है, किसी दूसरी महिला के वूम में इम्प्लांट कर दिया गया। तो जो तीसरी महिला है मिसेस जेड है, वो अब उस बेबी को बर्थ देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो जीन्स हैं वो मिस्टर एक्स के और मिसेस वाई के हैं, लेकिन जो बेबी को जो बर्थ दिया जा रहा है वो मिसेस जेड दे रही है। दैट इज अबाउट सरोगेसी की जो जीन्स हैं वो पेरेंट्स के हैं बट बर्थ कोई और दे रहा है। एंड इस केस में लीगली जो बेबी होगा, बेबी विल बी अ चाइल्ड ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई, ठीक है। यहाँ पर मिसेस जेड विल हैव नो क्लेम ओवर द चाइल्ड, ओके। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है सरोगेसी के बारे में, ठीक है। देन अब हम बात करते हैं कि क्या चीजें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सरोगेसी का जो मतलब है, क्यों हमने अलाउ कर रखी है, सरोगेसी इज अबाउट राइट ऑफ पेरेंटहुड टू अ वुमन हु इज सफरिंग फ्रॉम अ मेडिकल कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि राइट ऑफ पेरेंटहुड, हर वुमेन का एक राइट है कि वो एक माँ बन पाए, एक पेरेंट बन पाए। उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सरोगेसी को लाए हैं इन केस वो वुमेन किसी मेडिकल कंडीशन से सफर करें जहां वो मदर नहीं बन सकती नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है। तो सरोगेसी इज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ मदरहुड, राइट ऑफ पेरेंटहुड टू अ वुमन हो जाएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन लेके आया था, गवर्नमेंट की रेगुलेशन ये बोला था कि जो जीन्स के बारे में जो हमने बात किया था, जो मिस्टर एक्स और मिसेस वाई के थे, जो जीन्स होने चाहिए वो पेरेंट्स के होने चाहिए, जो पेरेंट्स उस बेबी को रखेंगे वो जीन्स उन्हीं दोनों पेरेंट्स के होने चाहिए। आप डोनर के जीन्स को नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या बोला था, गवर्नमेंट ने बैन किया था डोनर के गैमेट्स को, डोनर के जो जीन्स है, गैमेट्स मतलब वही एग्स एंड स्पर्म्स को हम गैमेट्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप डोनर्स से नहीं ले सकते हो, आपके खुद के ये एग्स एंड स्पर्म्स होने चाहिए, ठीक है। इंटेंटिंग दैट द कपल्स मस्ट यूज देयर ओन गैमेट्स फॉर सरोगेसी, तो अगर आपको सरोगेट बेबी चाहिए तो आप अपने ही गैमेट्स को यूज करोगे, ठीक है। बट अब हमने देखा कि कुछ कुछ कंडीशंस क्या होते हैं जहाँ पे विमेन मम्मी नहीं बन सकती, माँ नहीं बन सकती, क्यों? बिकॉज शायद उनकी बॉडी एग्स नहीं प्रोड्यूस करी है, उनकी बॉडी में एग्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे या रिलीज नहीं हो रही है, क्वालिटी ऑफ एग्स नहीं अच्छा, जो भी है, जिसकी वजह से वो मदर नहीं बन सकती है, ठीक है। तो इस केस में, ऐसे केसेस में डोनर एग अगर मिल जाए तो बेबी बॉर्न हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द डिसीजन टू हैव अ सरोगेट चाइल्ड इज बेस्ड अपॉन वुमेन्स इनएबिलिटी टू बिकम अ मदर ओइंग टू हर मेडिकल कंडीशन। तो वो कह रहे हैं कि सरोगेसी हमने इसीलिए अलाउ किया है उन महिलाओं के लिए जो मम्मी नहीं बन सकती, माँ नहीं बन सकती, अपनी मेडिकल कंडीशन की वजह से, और एग्स ना प्रोड्यूस कर पाना भी एक मेडिकल कंडीशन है, इसीलिए सरोगेसी के अंदर हम डोनर को भी अलाउ करेंगे, डोनर एग को भी अलाउ करेंगे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था, गवर्नमेंट ने बोला कि सरोगेसी अगर आप करा रहे हो, सरोगेसी में तो भाई पेरेंट्स जो अडॉप्ट कर रहे हैं बेबी को या पेरेंट्स जिनका जो बेबी को रखेंगे उनका भी तो जीन्स होने चाहिए ना, पेरेंट्स के भी जीन्स होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, तो हस्बैंड हैं उनके तो जीन्स है ना बेबी में, हस्बैंड के जीन्स तो है, हम ये नहीं कह रहे कि आप स्पर्म्स को भी आप वो कराओ, यहाँ पे सिर्फ एग को एग डोनर से ले सकते हो, हस्बैंड के जीन्स होने चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप सरोगेसी करा सकते हो, ठीक है। अब समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्ट्राइक्स डाउन, काट दिया, इनवैलिड कर दिया, स्ट्राइक्स डाउन द रूल बैनिंग द यूज ऑफ डोनर गैमेट्स। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि आप डोनर गैमेट्स या डोनर एग्स को आप नहीं ले सकते हो सरोगेसी के अंदर, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये विमेन का राइट टू हैव राइट टू बिकम अ पेरेंट, राइट टू मदरहुड है, उसके अंदर सरोगेसी को लेके आया गया है, तो इसके अंदर आप डोनर गैमेट्स भी ले सकते हो, ठीक, दैट्स इट। फिर यहाँ पे कुछ इकोनॉमी के बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स आए हैं यहाँ पर। पहले हम एक ये बात कर लेते हैं, दैट इज अबाउट इंटरनेट बैन इन मणिपुर। तो मणिपुर में इंटरनेट बैन लगाया गया है, उससे रिलेटेड हम एक बेसिक कंसेप्ट को बात करेंगे। तो ये इंटरनेट बैन, ठीक है। तो इंटरनेट बैन क्या होता है, इंटरनेट बैन यही होता है कि यहाँ पे आपने सर्विस प्रोवाइडर्स को कहा है कि आप इंटरनेट सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कराएंगे या फिर इंटरनेट नहीं आएगा, सिंपल सा। इंटरनेट बैन जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, ये 3 एक्ट्स के अंदर हम लगाते हैं। पहला हो गया टेलीग्राफ एक्ट, दूसरा हो गया सीआरपीसी 1973 एंड थर्ड इज आईटी एक्ट। तो ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कैन बी यूज्ड टू बैन द इंटरनेट।
तो क्या क्या 3 एक्ट हो जाएंगे? टेलीग्राफ एक्ट, आईटी एक्ट एंड सीआरपीसी। ठीक है, ये 3 एक्ट हो गए हमारे पास। ठीक, सेकेंड हम बात करते हैं कि आप कह दो कि हमारे पास जो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इट इज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। तो अगर आप इंटरनेट को बैन कर रहे हो तो क्या आप हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को हर्ट कर रहे हो? तो नहीं, क्योंकि आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2 जो है वो ये कहता है कि देयर शुड बी सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। रीजनेबल मतलब उचित, उचित रोकथाम के मेजर्स होने चाहिए, ताकि आप कुछ चीजें, जैसे मान लो अब अगर मैंने बोला आपको बोलने की आज़ादी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोलोगे जाके, या आप हेट फैलाओगे या वॉयलेंस इंसाइट करोगे या फिर किसी की डिग्निटी को हर्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो बोलना है वो एक सभ्यता के दायरे में रह के बोलना होगा, और वो सभ्यता का दायरा कौन बताता है? वो हमारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बताते हैं। ठीक है, तो उन्हीं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है क्या? पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर। तो यहाँ पे जो मणिपुर में इंटरनेट बैन लगाया गया है वो इसी के अंदर लगाया है, ताकि जो पब्लिक ऑर्डर है, जो वॉयलेंस हो रहा है, जो हमारे पास कानून की जो सुरक्षा व्यवस्था है जो वो खराब हो रही है, उस चीज को फिर से वापस लाने में, सुरक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए हमने इंटरनेट बैन लगाया। इसीलिए ये आर्टिकल 19(2) के अंदर आता है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट नहीं करता है। ठीक है, दूसरी चीज, जब हम इंटरनेट बैन लगाते हैं तो ये अप्लाई स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो अगर आपको प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ रहा है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा सकती है, दोनों गवर्नमेंट्स लगा सकती है इंटरनेट बैन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। तो यहाँ पे ये आर्टिकल उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो इकोनॉमिक ऑप्शनल बैकग्राउंड से हैं, डायरेक्टली उनके लिए नहीं है जो नॉर्मल किसी और ऑप्शनल से है, या प्रीलिम्स में डायरेक्ट फैक्ट नहीं आ सकता, बट लेट्स हैव अ क्विक लुक एट इट। पहला एक यहाँ पे एक वर्ड है एबिंग। ठीक है, एब मतलब क्या होता है, हम पहले ये देखते हैं क्या होता है। अगर हम वेव के बारे में बात करते हैं तो वेव ऐसे आती है, ऊपर से आएगी, नीचे जाएगी, फिर ऊपर उठेगी। ठीक है, तो जब एक वेव ऊपर के पॉइंट से नीचे के पॉइंट पे मूव कर रखी होती है, ठीक है, ऊपर से नीचे जा रखी होती है, तो हम इसको बोलते हैं एबिंग, यानी कि कम हो रही है, वेव की जो लेंथ है वो कम हो रही है, इसको हम एबिंग बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है कि सुपर रिच का इनकम शेयर जो है वो एब हो रहा है, एब मतलब कम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो इनकम टैक्स है, सीबीडीटी का ये डेटा है, सीबीडीटी का डेटा है, सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उन्होंने एक डेटा निकाला है। ये कहते हैं कि इंडिया का टैक्स बेस जो है वो वाइडन हुआ है, वो बढ़ा है 2013 से। टैक्स बेस मतलब क्या हो रहा है? टैक्स बेस इज अबाउट परसेंटेज ऑफ पीपल पेइंग टैक्सेस। ठीक है, पेइंग टैक्सेस की जो पूरी पॉपुलेशन है हमारी, उसमें से कितने प्रतिशत लोग अपने टैक्सेस भर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं टैक्स बेस। और ये अराउंड हमारे इंडिया में सरप्राइजिंगली इट्स जस्ट 4%। ठीक है, 4% के अराउंड है। तो हम ये कहते हैं टैक्स बेस जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक, कितना इंक्रीज हुआ है? ये डबल हो गया है। ठीक है, 2013 से उठा के अभी तक ये हमारा टैक्स बेस डबल हो गया। पहले क्या सिर्फ 3.5 करोड़ लोग टैक्स भरते थे, टैक्स रिटर्न्स भरते थे, अब 6.5 करोड़ के आसपास लोग टैक्स भर रहे हैं। तो ये हमारा टैक्स बेस जो है वो डबल हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि लोगों की जो इनकम है वो बढ़ रही है, यानी कि जो नए नए टैक्स पेयर्स आ रहे हैं वो हायर इनकम ब्रैकेट्स में आ रहे हैं। ठीक है, हायर इनकम ब्रैकेट्स में आ रहे हैं। जैसे अगर हम टैक्सेस के बारे में बात करें तो हमने 0 से 3 लाख, 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख, ऐसे करके नए टैक्स रिजीम में, एनटीआर न्यू टैक्स रिजीम में ऐसे हमने इनकम लेवल्स को बांटा हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि 0 से 3 लाख में कितने परसेंटेज ऑफ पीपल हैं, 3 से 6 में कितने परसेंटेज ऑफ पीपल हैं, 6 से 9 में कितने परसेंटेज ऑफ पीपल हैं। तो हमें ये देखने को मिला है कि जो हायर स्लैब्स है, मान लो 6 से 9 वाली, 9 से 12 वाली, इन स्लैब्स में जो लोग हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि लोगों की इनकम बढ़ रही है। ठीक है, बस इतना ही है रेलिवेंट, बाकी ऑप्शनल्स है तो हम डेटा प्रिपेयर करेंगे, फॉर द ऑप्शनल्स वो लोग अपना प्रिपेयर कर सकते हैं डेटा। ठीक, मूविंग अहेड, हमारे पास क्या हो जाएगा? इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन में वर्सन पॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या है देखते हैं पहले, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, पूरा मुद्दा क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? ग्रीन हाइड्रोजन, तो पहले हाइड्रोजन क्या है, तो हमने वाटर को लिया, वाटर को एक केमिकल रिएक्शन कराई जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जहाँ पे हमने उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लगाई। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी लगाई तो वाटर स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, और उसने बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर दी। ठीक है, तो ये एक हमारा नया मेथड है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, जहाँ पे हम वाटर को हमने
तोड़ा, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, जहाँ से हाइड्रोजन निकला, ऑक्सीजन निकला और एनर्जी निकली, ठीक है। अब इस प्रोसेस को करने के लिए हमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है वो ये कहता है कि जो भी आप ये इलेक्ट्रिसिटी लेके आओगे दैट शुड बी ग्रीन इन नेचर। मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेस है। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी मतलब 100% मेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस, ठीक है। रिन्यूएबल सोर्सेस जैसे कि सन हो गया, विंड हो गया, ये सब हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज है, तो वहां से लेके आने चाहिए, ठीक है। और बाय डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है कि बाय डेफिनेशन ग्रीन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जहां पे वेयर 1 किलोग्राम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस लेस देन 2 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वेयर 1 किलोग्राम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस लेस देन 2 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो ये हमारे ग्रीन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जो हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके बनाई जाती है। सेकेंड हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पर हम लेके आए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2030 लेके आए, जहाँ हमारे क्या टारगेट है कि हमें हैव 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है बाय 2030। अब इसके लिए हमने क्या बोला, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। रेन्यूएबल एनर्जी से बनती है। तो अब हमें रेन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी तो बढ़ानी पड़ेगी ना, पहले रेन्यूएबल एनर्जी बनाओ तभी तो ग्रीन हाइड्रोजन बना पाओगे। तो इसके लिए हमारे पास और 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को भी लगाना पड़ेगा कि अगर हमें 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है तो उसके लिए हमें 125 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को भी बनाना पड़ेगा, और ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या हो जाएगी कि अगर हमें इतना सारा 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है, इसके लिए हमें 13% ऑफ इंडिया की करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है उसका 13% इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए होगा। तो ये बेसिक कुछ फैक्ट्स हैं, ये रटने ही पड़ेंगे, ठीक है। पर अब जो न्यूज कह रही है कि इशू क्या है, कि आप कह रहे हो ना कि ग्रीन हाइड्रोजन की वजह से पोल्यूशन बढ़ सकता है। इशू ये है कि ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का इशू है कि आप कह रहे हो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पर लाओगे कहाँ से ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि इंडिया जो अभी इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है उसमें से 70% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोयले से बनती है, थर्मल पावर प्लांट में बनती है। तो 70% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है वो कोल बेस्ड है। फर्स्ट, अगर हम इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे, अगर हम इस कोयले वाली इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे तो वो और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेगा और ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इशू क्या हो रहा है कि आप ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि अब जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिसिटी खरीदी कंपनी से, तो वहाँ पे अलग अलग लिखा थोड़ी ना है कि जैसे यू नो ऐसे जैसे मॉल में लिखा होता है कि टाटा की दाल है और कैच की दाल है या फिर XYZ ब्रांड की दाल है। ब्रांड्स तो ऐसे नहीं है इलेक्ट्रिसिटी में कि X ब्रांड की लोगे, Y ब्रांड की या Z ब्रांड की इलेक्ट्रिसिटी लोगे। इलेक्ट्रिसिटी पे कहीं नहीं लिखा है कि कोयले वाली इलेक्ट्रिसिटी है, ये सोलर इलेक्ट्रिसिटी है, ये विंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो हमारे यहाँ इशू यही हो जाता है कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, हाउ टू मेक श्योर कि वो रिन्यूएबल इन नेचर है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर आप नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी को यूज करोगे जो 70% कोल से बन रही है, तो कहीं ग्रीन हाइड्रोजन के चक्कर में हम और ज्यादा पोल्यूशन ना क्रिएट कर दें। बस यही बेसिक क्रक्स है पूरे आर्टिकल का, यू कैन रीड इट। ओके, मूविंग अहेड। ये फिर से वही वर्ल्ड न्यूज आई है। वर्ल्ड न्यूज में वही इसराइल के बारे में है, गाजा स्ट्रिप है, नॉट इम्पॉर्टेंट, पैलेस्टीनियंस नॉट इम्पॉर्टेंट, हम एक साथ कवर करेंगे बाद में, ठीक है। और फिर ये बिजनेस से रिलेटेड न्यूज है कि वो कह रहे हैं कि सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स 4 महीने के लो पे चला गया है। लो मतलब कम हो गया है। क्यों कम हो गया, उसके रीजन हमने कल भी कवर किए थे, फटाफट अभी देख लेते हैं। इसराइल में वॉर हो रहा है, ठीक है। अब जब इसराइल में वॉर हो रहा है, ग्लोबली आपके तेल महंगा होना शुरू हो जाएगा। जब तेल महंगा होना शुरू हो जाएगा तो लोग खर्चे कम करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट में मंदी आएगी, बिजनेस एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटी आएगी, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, यूएस की जो आरबीआई, जैसे इंडिया में आरबीआई वैसे यूएस में फेडरल रिजर्व है। तो यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो अपने जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा रहा है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। इंटरेस्ट रेट मतलब जैसे हम पैसा रखते हैं ना बैंक में, कि आपको मान लो इस समय 7% सेविंग इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो उन्होंने बढ़ा दिया कि नहीं हम 7 नहीं हम 9% इंटरेस्ट रेट देंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा हुआ पैसा है, इंडिया की जो मार्केट्स में पैसा है, वो निकल के यूएस भाग रहा है, ठीक है। तो एक इशू ये आया। तो अब हमने देखा जैसे यूएस और इंडिया अभी समझ लो 5-5% हमने दोनों में रख रखा है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 5% इधर है, 5% इधर है, आधे लोग इधर बैठे हैं, आधे लोग इधर बैठे। एकदम से यूएस का फेडरल रिजर्व कहता है नहीं अब हम 8% देंगे आपको।
इंडिया में 5% है, यूएस में 8%, तो ऑब्वियसली जहाँ पे ज़्यादा मिलेगा आप वहीं भागोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मनी इज मूविंग आउट ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है, मनी मूविंग आउट ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इसको अवॉइड करने के लिए क्या हो जाएगा, आरबीआई या गवर्नमेंट जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा देगी, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को भी बढ़ा देगी, जिसको हम रेपो रेट के हिसाब से मेजर करते हैं, अपने इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाएगी टू प्रिवेंट द कैपिटल आउटफ्लो, ताकि हमारे देश से जो पैसा है वो बाहर ना जाए, उसके लिए हमने खुद के इंटरेस्ट रेट को, तो ये हमने बेसिकली ये समझा कि हाउ फेड रिजर्व जो कि यूएस की आरबीआई है इज इम्पैक्टिंग इंडिया, ठीक है, इम्पैक्टिंग इंडिया के इंटरेस्ट रेट, इंडिया के इंटरेस्ट रेट को कैसे इंपैक्ट कर रहा है वो हमने यहाँ से सीखा, ठीक है। न्यूज़ कहती है, न्यूज़ में हमारे पास क्या हो रहा है कि सेंसेक्स जो है वो कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, पहला है कि जो इजराइल में वॉर चल रहा है उसकी वजह से, दूसरा हमारे पास क्या है कि यूएस वाले लोग अपनी रेट हाइक कर रहे हैं जिसकी वजह से पैसा जो है वो बाहर जा रहा है, इसलिए हमारा जो सेंसेक्स है वो भी थोड़ा गिर रहा है, ठीक। एंड देन वी हैव द लास्ट न्यूज़ फॉर द डे, यहाँ पे बात हो रही इंडिया टू प्रोड्यूस इट ऑन रेफरेंस फ्यूल्स, ठीक है, एक नया टर्म आया हमारे पास, क्या, रेफरेंस फ्यूल्स करके, ठीक है। तो रेफरेंस फ्यूल्स क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड फ्यूल्स यूज्ड बाय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन, ठीक है। तो जैसे आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो उस टाइप के फ्यूल्स होते हैं जैसे इंजन ऑयल हो गया, या स्पेशल ऑयल्स हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डालने वाले ऑयल्स हैं, तो ये इन फ्यूल्स को हम रेफरेंस फ्यूल्स बोलते हैं, जो कि बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड फ्यूल्स होते हैं जिनमें हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से मेजर करके रखते हैं। तो करेंटली जो इंडिया होता है सारे के सारे इंपोर्ट करता है फ्रॉम यूएस और यूरोप से, लेकिन अब इंडिया ने अपने खुद के रेफरेंस फ्यूल्स को बनाना शुरू कर दिया। तो बेसिकली बस यहाँ पे ये देखना है कि रेफरेंस फ्यूल्स क्या होते हैं, थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और अब इंडिया भी बनाना शुरू कर दिया है, पहले सारे इंपोर्ट करता था, अब हम थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड, and let's meet again tomorrow. Thank you. Have a nice day.